Everyone, welcome you all in next video of federalism, where you discuss what have to read in the chapter federalism. This is the second chapter of political science. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि फेडरलिज्म होता क्या है, संघवाद है क्या, उसके बारे में मैंने कुछ इंट्रोड्यूस किया था आपसे। लेकिन आज उसी चैप्टर का सारे टॉपिक को मैं बताने जा रहा हूं कि आपको आखिर आपको उसमें पढ़ना क्या है। जैसे हम सब देखेंगे कि उसमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या है, लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, चैप्टर 2 फेडरलिज्म। जिसको मैंने ये भी बताया था कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, संघवाद होता है। एक शब्द में बताना चाहूंगा आपको संघवाद का मतलब। संघवाद एक संधि है राज्यों और संघों के बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चैप्टर 2 में जितने भी टॉपिक्स हैं, एक्चुअली हमको क्या पढ़ना है उसमें, उन टॉपिक्स को देख लेते हैं क्योंकि हमको आसानी होगी। ओके, फिर उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक को एनालाइज करेंगे और देखेंगे आखिर उस टॉपिक में पढ़ना क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग व्हाट हैव टू रीड, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस में हो, ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, इकोनॉमिक्स में हो, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप उस वर्ड्स को क्या करो कि आप कहीं नोट डाउन कर लो सारे वर्ड्स को चैप्टर वाइज, और नोट डाउन करने के बाद आप उसको डिक्शनरी के हेल्प से उसका मीनिंग लिख लो आप। ओके, या उसमें भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप गूगल से हेल्प ले सकते हो और आप उसका मीनिंग जानने का प्रयास करो, तब जाकर के आपका कंसेप्ट और मजबूत होगा। जो समझ रहे हो उसमें और थोड़ा प्रोडेंस आएंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं आपकी सोच को बढ़ाने में, आपको समझने में, सारे आइडियाज को। ठीक है, जैसे बहुत सारे नए शब्द हैं जो आप 9th में नहीं पढ़े थे लेकिन 10th में पढ़ने जा रहे हैं आप। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या तैयार किया है, मैंने एक सिनॉप्सिस तैयार किया है। यानी चैप्टर 2 में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, दैट इज द पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 2 सिनॉप्सिस तैयार किया है मैंने कि आखिर उस चैप्टर में, चैप्टर तो बड़ा है लेकिन उस चैप्टर में कैसे हमको बेहतर करना है, कैसे उसको कम समय में अधिक पा लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि व्हाट हैव टू रीड, यानी क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि सारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक्स क्या था, सबसे पहला टॉपिक क्या है, देखिए सबसे पहला टॉपिक था व्हाट इज फेडरलिज्म। What is federalism? You know very well that what is federalism? Federalism is a system of government where power is divided between central government to state government and other its constituent units. Okay, it's simple meaning, but it has also a broad meaning. Next, that is the very important, unitary government. What is
व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, इसकी विशेषता क्या है, व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, इसकी विशेषता क्या है। तो फिर हम देखेंगे व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हमको करना क्या है कि सबसे पहले हम यूनिटरी गवर्नमेंट को और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वी हैव टू कंपेयर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज यू नो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैंड्स एट वन लेवल और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैंड्स मोर देन 2 लेवल। जनरली इट स्टैंड्स एट 2 level, just as it stands at central level and state level. Okay, next we have to see next topic, that is the features of federal form of government. Features of फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आखिर इसके फीचर्स क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके सारे फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला फीचर्स तो यही है कि ये द्विस्तरीय या इससे अधिक स्तर की इसमें सरकार होती है। ओके, और सब क्या होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सारे जो स्तर की सरकार है वो क्या है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सबके पावर्स का बंटवारा कैसे होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार। ओके, इसीलिए उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे उसके प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है, लिखा हुआ है। ओके, बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन, यहां मैं जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूं। किसके जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं बात कर रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की। ओके, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन किस किस क्षेत्र में है और स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन किस किस क्षेत्र में है। जुरिस्डिक्शन का मतलब है समझिए कि अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र वो होता है जहां पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वहां पे कानून बना सकता है। कानून बनाने का अधिकार, शासन चलाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन। ओके, तो ये जुरिस्डिक्शन किसका देखेंगे हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखेंगे अपना अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। इंडिया में फेडरल सिस्टम कैसा है, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। आपको मालूम है इन इंडिया, इंडिया हैज at present 28 states and 9 union territories. It's the federation of India where power is divided between central government and state government according to the constitution. Okay, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम आगे चर्चा करते हैं। तुरंत सारे टॉपिक्स को लिखने के बाद फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसमें देखेंगे हम लोग लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट।
लेजिस्लेटिव पावर यानी जो कानून बनाने का अधिकार है किसका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, यानी जो लेजिस्लेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहां तक है और स्टेट गवर्नमेंट का कहां तक है, यानी उसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है, हम इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट। इट मीन्स लेजिस्लेटिव सेक्शन, लेजिस्लेटिव section, you know legislative section is divided into 3 group, और वो ग्रुप कौन सा है, तो एक है यूनियन लिस्ट, 3 लिस्ट में बांटा गया है, जो सारे पावर हैं, जो सारे पावर्स हैं, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर बांटा गया है सब्जेक्ट्स में, और वो सब्जेक्ट्स आते हैं 3 ग्रुप में, 3 लिस्ट में। ओके, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, जो आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट, तो कितने की लिस्ट है, 3 है, यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 लिस्ट में देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का पावर्स देखेंगे, यानी लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, हाउ फेडरलिज्म, हाउ फेडरलिज्म practiced, how federalism practice, you know one important thing is that our federation is just based on the constitution, where in our Indian constitution everything is written and clearly state that the central government have which types of power and the state government have which types of power. Okay, next topic which we have to read, coalition government, coalition government, कोलिशन गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गठबंधन की सरकार। आपको भी मालूम होगा, अपने भी प्रीवियस क्लासेस में और 9th क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि गठबंधन की सरकार क्या होती है। गठबंधन की सरकार वह सरकार है जब एक कोई पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है तो वो क्या करती है, वह पार्टी किसी और दूसरे पार्टी से क्या मदद लेती है तो वो अपनी सरकार को बनाने में समर्थ होती है। तब इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग गठबंधन की सरकार, जिसकी शुरुआत आपको मालूम होना चाहिए यह 1990 से हो गया था। ठीक है, गठबंधन की सरकार की शुरुआत कब से होती है भारत में, 1990 से। इसके भी रीजन से जिसको हम देखेंगे जब हम लाइन बाय लाइन अपने टॉपिक पे आएंगे तो हो गया। तब हमारा लास्ट टॉपिक जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया।
डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, यानी केंद्र का जो शक्ति है, जो पावर्स हैं, उसको कुछ अपने निचले स्तर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स है उसको प्रदान कर देना, दे देना। यानी कुछ पावर्स जब हस्तांतरण हो जाए किसके पास? अपने लोअर बॉडी के पास, गवर्नमेंट के, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विकेंद्रीकरण। ओके, इट मीन्स दैट decentralization means transfer of power. When power is transferred and power is given away from the central government or state government to the lower bodies, that is the decentralization. Okay, decentralization. Next we discuss all these topics line by line. So 1 minute. Our first topic is what is federalism. हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज फेडरलिज्म। इस चैप्टर को बताने से पहले मैं आपको इसके पहले चैप्टर का कुछ कंसेप्ट है उसको बताना चाहता हूं। जैसे पहला कंसेप्ट क्या था, हम लोग पढ़े थे ना, पावर शेयरिंग, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट वन इज horizontal type of power sharing and vertical type of power sharing. But here we see one of them, that is the vertical type of power sharing and its relation with federalism. Okay, हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि पावर शेयरिंग जो था, वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, वो फेडरलिज्म से कैसे संबंधित है। ठीक है, हम लोग देखे थे ना, आप देखिए यहां पे एक्चुअली जो वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग है वही फेडरलिज्म कहलाता है। ओके, जैसे देखिए ये हमारा हायरार्की है, स्ट्रेटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, जिसको हम यहां पे सबसे पहले लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये सबसे हमारी निचले स्तर की सरकार है भारत में। अधिकांश देशों में 2 ही स्तर की सरकार है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 2 ही प्रकार का फेडरलिज्म दिखाई देता है, 2 ही प्रकार का फेडरेशन दिखाई देता है अधिकांश देश में। लेकिन हमारे पास क्या है? तीसरी स्तर की सरकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एक्चुअली ये क्या था? एक सपना था। किसका? तो ड्रीम था महात्मा गांधी का, जिसको पूरा किया कौन? तो जवाहरलाल नेहरू ने, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया को ला करके। ओके, महात्मा गांधी का सपना क्या था? ग्राम स्वराज। वो जानते थे कि सबसे बड़ा स्वराज क्या है? तो ग्राम स्वराज है। गांव को लोगों को ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कि उनको लगे कि मेरे हाथों में क्या है? तो लोकतंत्र है। उनको समझ में आनी चाहिए कि लोकतंत्र है क्या, उनको फील होनी चाहिए कि लोकतंत्र मेरे ही हाथों में है। इस प्रक्रिया के तहत
यानी डिसेंट्रलाइजेशन को ला करके वहां पे महिलाओं को भी सशक्तिकरण, सशक्त किया गया, मजबूत किया गया। आज आपको तो मालूम होगा कि हमारा जो पंचायती इंस्टीट्यूशन है जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया गया है, उसकी सीट जो है 50% रिजर्व कर दिया गया महिलाओं के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको मंजूरी दे दी 2009 में। तो ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। हम बात कर रहे थे ना वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, तो वर्टिकल इसी को ना बोलते हैं लाइन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, जो लंबवत होता है वर्टिकल लाइन है। तो ये हायरार्की भी उसी प्रकार का है। तो ये हमारा संबंध क्या दिखाता है, हमारा फेडरलिज्म कैसा, हमारा फेडरेशन कैसा है, इंडियन फेडरेशन कैसा है, तो इसी आकार का है, जहां पे हमारा शक्ति का संतुलन कैसे है, शक्ति का विभाजन कैसे है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में। ओके, लेकिन सबसे बड़ी इसकी विशेषता यह है कि इनका विभाजन हमारे भारत के संवैधानिक प्रावधानों द्वारा हुआ है, इसलिए इसमें कभी भी डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसका निवारण कैसे हो जाता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के द्वारा। इस पे निर्णय करने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये वर्टिकल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग ये किससे जुड़ा है, हमारा फेडरलिज्म से, हमारे फेडरेशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, in next video we discuss all the concepts of federalism. Okay, that's all.